क्यों 80-20? आपको क्यों जरूरत पड़ती है 80-20 की? आप बात करो ना विकास की, आप बात करो ना। अगर आप मुसलमानों में जो अपराधी रहे हैं, सही बात है, अपराधी हैं, मारो उन्हें, जेल में डालो, जो भी करो, लेकिन आप उनकी भी, उनके साथ जब उनका नाम लो, उनके साथ मेहुल चौकसी, नीरव मोदी एंड मोदी वगैरह वगैरह, हर्षद मेहता, केतन पारेख, सबका नाम लो, उससे भी बड़े खतरनाक अपराधी हैं वो, जो देश को लूट कर भागते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं मेरे दोस्त। 1947, अब वो आते हैं उस पॉइंट पर। 1947 से लेकर आज तक भारत में, इस तथ्य को कोई काट कर दिखाए, आकलन पेश करे। आकलन भी मैं बताता हूं, क्या आकलन पेश करोगे, सामने आ जाएगा, तथ्य सामने आ जाएगा, वो भी मैं पेश आपको बताता हूं। 1947 से लेकर आज तक भारत में जितने भी, मैं बोल रहा हूं, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चोरी डकैती, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी तो बहुत से होते हैं, लूटपाट, छीना छपैटी, ये सब बहुत से लोग करते हैं। मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो बैंकों करोड़ों का करोड़, लाखों करोड़ घोटाला करते हैं, लाखों करोड़ खा जाते हैं, लूट कर भाग जाते हैं। 1947 से लेकर आज तक भारत में जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड घोटाले हुए हैं, सबके सब गुजरातियों ने किया। 90% घोटाले गुजरातियों ने किया। बैंकिंग घोटाले, फाइनेंशियल घोटाले, सभी घोटाले, 90% घोटाले गुजरातियों ने किया। नाम देख लीजिए, हर्षद मेहता से कहने की जरूरत नहीं। घोटाले भी होते हैं दुनिया में। घोटाला क्या होता है, अगर कोई इंट्रोड्यूस किया था तो वो हर्षद मेहता कांड से, मैं बचपन में सुना था, हर्षद मेहता, केतन पारेख, पारेख एंड पारेख, शेयर मार्केट में घोटाला, यहां घोटाला, भारत के पूरे इंस्टीट्यूशन में। सरकार कोई रही होगी, मैं ये नहीं कहता, मैं सरकार पे आरोप, मैं मोदी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो किया वो उन्होंने ही किया, जिसके लिए आप। अब आगे आते हैं मेरे दोस्त। तो जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले, बड़े घोटाले करने वाले सबके सब गुजराती हैं, तो भाई आप इस 20% मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हो, और वो भी वोट के समय? उनसे देश का क्या नुकसान हुआ है वो बताइए। मैंने कहा कि अगर युद्ध को भी जोड़ लिया जाए, आतंकवादी घटनाओं को भी जोड़ लिया जाए, सबको जोड़ करके 1970 साल में जितने लोग मरे हैं, उतने तो हर साल मर जाते हैं ब्लैक मनी के कारण। अब आगे चलते हैं। भारत में तथा भारत के बाहर जितनी भी, भारत में तथा भारत के बाहर जितनी भी ब्लैक मनी है, 90% गुजरातियों के पास है। अर्थात काला धन 90% गुजरातियों ने ही जमा कर रखा है, चाहे जिस भी स्वरूप में हो, देश में हो या विदेश में। अब इसको प्रूफ का यही अंदाजा आप समझ जाएंगे कि जब नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी एक लिस्ट लेकर घूमा करते थे, चुनाव प्रचार में जाया करते थे, बड़े बड़े दावे किया करते थे, 15-20 लाख का आपको भी लालच दे दिया था, कहते थे मैं सबको जेल भेजूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को जेल भेजा? याद करके बताइए, सोच के बताइए, नहीं ना? और आपको याद दिला दूं, ये मैं गवाह हूं, ताल कटोरा स्टेडियम में मैं था, जहां नरेंद्र मोदी ने, वहां नरेंद्र मोदी थे और स्वर्गीय अरुण जेटली थे और राजनाथ सिंह थे। वहां नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। मैं था उस मीटिंग में। क्या किया? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। अगर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे तो वो सीधे सरकार के पास आती, सरकार के पास आती यानी उसका लाभ आम आदमी को पहुंचता। वो नहीं करना था, उसे अंडरग्राउंड करना था, उसे बांट करके अपने लोगों को देना था। वो कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आपको याद कीजिए, जब सत्ता पर बैठे, एफडीआई को मिनिमाइज करूंगा, एफडीआई नहीं आने दूंगा भारत में, यह वादा किया था।
काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, एफडीआई को मतलब मिनिमाइज करना और बड़े नोटों को बंद करना, ये सारे वादे थे। और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर वो नोट्स और वो सिग्नेचर वो भी आज भी मेरे पास हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने साइन करके दिया था। नरेंद्र मोदी ने ताल कटोरा स्टेडियम में वादा किया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया, एसआईटी गठित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। ये गेम प्लान, तभी तो अंडरग्राउंड जाएगा, तभी तो अंडरग्राउंड डील होगी। अगर एक भारतीय के पास अगर 5,000 करोड़ स्विस बैंक में जमा है तो 2,500 करोड़ नरेंद्र मोदी के कहने पर किसी आदमी, किसी गुजराती को दे दिया गया और वहां उसको सेटल कर दिया गया और 2,500 करोड़ उस आदमी के, उस चोर के पास जो वहां जमा किया था उसके पास रह गया। यही डील हुई। इस पर कभी और, काले धन पर कभी और अकेले बात करेंगे। आज सिर्फ 80-20 की बात कर रहे हैं, इसके लिए सेलेक्टिव बात करेंगे। तो दोस्त, भारत और ब्लैक मनी, 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है। यह बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए, एसआईटी गठित किया, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो 3 नाम उजागिर किए थे। याद कीजिए वो 3 नाम किसके थे? वो तीनों गुजराती थे, वो तीनों नाम गुजराती थे। और उस नाम को दबाने के लिए, वो बेचारे जिंदा हैं या मर गए पता नहीं, खप गए, कहां दबा दिए गए पता नहीं, उस नाम को दबाने के लिए नानी याद आ गई। कभी आपने पूछा कि वो जो 3 नाम थे, जो तीनों, और तीनों ने टाल ठोक कर मीडिया में लोगों के सामने ये बात कही कि मैंने तो पैसा नरेंद्र मोदी को दे दिया था, मैंने तो पैसा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था, टाल ठोक कर मीडिया में ये बात कही। उस मुद्दे को दबाने, उन 3 नाम को दबाने में मोदी को पसीने आ गए और उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि अब मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मतलब जितने चोर हैं उनका सब नाम छुपा लूंगा। वादा तो करके आए थे कि काले धन की लिस्ट लेकर घूम रहे थे कि सबको जेल भेजेंगे, जेल भेजने की छोड़ दीजिए, नाम बताने के लिए तैयार नहीं। आज भी बता दे, चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो चुनाव में नाम बताकर चोर कौन है, मतलब काले धन के चोर कौन है, उनका नाम बता दे। मेरी बात गलत साबित हो जाएगी, मैं माफी मांग लूं सार्वजनिक, इसी तरह से लाइव आकर के नरेंद्र मोदी से और सबसे मैं माफी मांग लूंगा कि मैंने गलत कहा था। उनका नाम जग जाहिर कर दो, क्यों नहीं कर सकते? चलिए, अगर आप ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारण है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे, चलो मैं दूसरा रास्ता बता देता हूं उनका नाम बाहर लाने का। कैसे? दूसरा कौन सा रास्ता है जिसके जरिए उनका नाम बाहर आ सकता है? 90% बैंकिंग घोटाले गुजरातियों ने किया है। मैं कहता हूं, जिन पर पर्दा डालने के लिए आप 80-20 का इस्तेमाल करते हो, तो उनका जो घोटाले कर चुके हैं बैंकों से, देश में हैं, विदेश में हैं, भाग गए हैं, जो घोटाले किए उनकी एक लिस्ट जारी कर दो, देश जान जाए कम से कम कौन थे जो, जिसके लिए अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीबी में लोग मर रहे हैं, भूखमरी है, देश गरीब हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन थे? देश लूटा गया, वो लूटा हुआ माल कहां है? तो बता दो। 90% बैंकों के डिफॉल्टर गुजराती हैं। मैं कहता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं ऐसे ही आंकड़े इकट्ठा करता हूं, उससे कह सकता हूं, लेकिन आप बताइए ना, आप बैंकों के डिफॉल्टर, चलिए बैंकों के डिफॉल्टर लिस्ट जारी करने के लिए आपको किसी दूसरे देश से आपने टाई अप नहीं कर रखा है, साइन नहीं कर रखा है, ट्रीटी साइन नहीं कर रखा है कि उनका नाम जाहिर करोगे तो कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, तो उनको जाहिर कर दो। डिफॉल्टर कौन है? चलिए वो भी नहीं जाहिर करते तो एक और चीज जाहिर कर दो। मैं ये कह रहा हूं, जो चीजें कह रहा हूं ये जाहिर करो, ये आपके हाथ में है नरेंद्र मोदी जी। अगर आप प्रधानमंत्री हो, अगर आप गुजरात के, आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री हो, तो मैं बात अपनी वापस ले लेता हूं, छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप आज प्रधानमंत्री हो तो जाहिर करो, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों का है।
मतलब बैंकों से 100-200 करोड़, मतलब 1000-2000 लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 100-200 करोड़ 400 करोड़ से ऊपर बैंकों का एनपीए, बैंकों का पैसा लेकर के बैठ गए, नहीं दिए, नहीं खा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को राइट ऑफ करना पड़ रहा है, यानी माफ करना पड़ रहा है, वो 90% गुजरातियों का है। मैं कहता हूं, मेरी बात क्षमा मांगते हुए कहता हूं, और मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, माफी मांग लूंगा, सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। आप उस लिस्ट को जारी कर दो, किसका एनपीए है, किसके ऊपर भारत का एनपीए है, भारतीय बैंकों का एनपीए है, और उसी एनपीए के कारण तो बैंक फेल होते हैं, और बैंक फेल होते हैं तो पैसा किसका डूबता है? आम आदमी का, अडानी अंबानी का थोड़ी डूबता है। वो भी अभी छोटे से भाग में कह दूंगा। 90% कर्जा माफ। अब आप नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत बड़ा विजन दिखाया लोगों को, और आपने बहुत कुछ अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन इस पूजा में आप ये बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए कि जो कर्जा माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है, उनमें भी 90% गुजरातियों का नाम है। क्या यह सच है या गलत? आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री की तरह सोचना चाहिए, आपके निर्णय प्रधानमंत्री के लेवल का होना चाहिए, आपका निर्णय मुख्यमंत्री के लेवल का नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरे देश को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। कभी आप सिखों को बदनाम करने चले जाते हो, कभी आप मुसलमानों को बदनाम करते हो, कभी आप एससी एसटी को बदनाम करते हो, कभी आप छोटी जाति वाले। मोदी जी 5% लोगों में से कुछ चोरों को, कुछ गलत लोगों को बचाने के लिए आप पूरे देश को बदनाम कर लेते हो, लेकिन उनका नाम कभी नहीं लेते। उनका नाम लीजिए, सार्वजनिक कीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अगर बैंक की सारी कुछ खत्म हो जाए तो आज भी बैंक की, सारे बैंकों की एक लिस्ट जारी कर दो कि 200 करोड़, चले 400 कर लो या 500 कर लो, 500 करोड़ से ऊपर का कर्ज किन लोगों ने लिया है। मैं भी कहता हूं उसमें भी 90% गुजराती है। तो किन लोगों ने कर्ज लिया है? अब ये जो कर्ज लेते हैं वो किसका पैसा है? आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का, जो अपने बुरे दिनों के लिए कैसे भी बचाकर, कम रोटी खा करके, आधी रोटी खा करके बचा करके रखता है, उसका पैसा है। और उस पैसे को आप पूरी तरह से छूट देते हो अडानी को, अंबानी को, उन लोगों को कि आप जैसे चाहो यूज करो, पूरा देश खरीद लो। अरे देश क्या खरीदेंगे? मोदी जी, मैं व्यापारी हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं एक व्यापार को कैसे क्रिएट किया जाता है, और एक कैसे संपत्ति दिखाते हैं, कैसे बैंकों को लूटते हैं, कैसे बैंकों से गोलमाल करते हैं, उसे मुझे पता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जिसको आप ये कह रहे हो, जिसको लोग कहते हैं, कभी कभी हमको, एक चैनल पर मैं बैठा था तो वो बोल रहा है कि अगर अडानी अंबानी ना हो तो किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। अरे बाबा, अडानी अंबानी रोजगार नहीं देते, और जो फैक्ट्री चल रही है, जो बिजनेस चल रहा है, जो वर्क आउट चल रहा है, वो अडानी नहीं चला रहे हैं, वो आपके पैसे से चल रहा है। एक किसी भी उद्योगपति का, अडानी की बात कर लेता हूं, अडानी की बात मैं करूं, अगर अकेले अडानी की बात करूंगा, अडानी डिक्लेयर कर दें और बैंक एक दिन ये डिक्लेयर कर दे कि भाई अडानी जी, हमारे पैसे, बैंक के पैसे लोगों के हैं और आप वापस कर दीजिए बैंक को। अडानी 3 टाइम्स, 3 बार अगर बिक जाएंगे तो भी पैसा नहीं चुका पाएंगे। और क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल होता है, वो होता ही नहीं, वो एसेट्स होता ही नहीं। एक कंपनी है, उसका शेयर है, उसका शेयर 10,000 पर शेयर पहुंचा दिए और उस 10,000 पर शेयर को दिखा करके बैंकों से लोन ले लिया और उसे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उनकी अपनी पूंजी कहां लगी है?
मैंने कहा देश का कर्जा, वो देश का पैसा है, वो आम आदमी, गरीब, मजदूर, गरीबों का पैसा है। उस गरीबों के पैसे को आप अधिकार देते हो अडानी अंबानी को यूज करने के लिए कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो। देश वाले ये नहीं समझ पाते कि इनकी औकात क्या है। और मैंने कहा कि अगर बैंक डिक्लेयर कर दे कि भाई आप पूरे पैसे वापस कर दो, तो 3 बार कोई भी उद्योगपति, मैं अडानी की बात नहीं करता, कोई भी उद्योगपति, सभी मैनिपुलेशन करते हैं। एक जमीन ले लिए, उस पर कुछ बना नहीं, उस पर लोन ले लिए। वैसे आपको तो एक्सपीरियंस है, आप तो एक जियो यूनिवर्सिटी चलवाए थे अंबानी जी से, और जो बना ही नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसे इनाम भी दे के आ गए, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वगैरह वगैरह। तो ये तो आपके खेल हैं। नरेंद्र मोदी जी 80-20 की बात जब करते हो तो आप पढ़े लिखों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, आप मूर्खों की आंखों में धूल झोंक सकते हो। हमारे जैसे लोगों को बरगला नहीं सकते, हमारे जैसे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हम इतिहास, भूगोल, वर्तमान, इकोनॉमिक्स सब कुछ जानते हैं, हमें पता है, और क्यों करते हो वो भी हमें पता है, वो आज आपके सामने रखा। लेकिन हम इस देश वालों को कैसे समझाएं? हमारे अपनों में से भी बहुत से लोग हैं जो हम पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं आप गलत बोल रहे हो, मुसलमानों ने यहां कत्लेआम कर दिया, मुसलमानों ने वहां कत्लेआम कर दिया, मुसलमान ये बुरे, मुसलमान वो बुरे। आप इस तरह से क्रिएट करते हो। नरेंद्र मोदी जी, देश के लोगों को, देश किससे बनता है? देश हमसे, आपसे, आम जनता से, हर आदमी से बनता है। और जब उस आदमी को ही तोड़ दोगे, आदमी को ही लड़ा दोगे, किसी घर में पति पत्नी को लड़ा दोगे तो घर कितने दिन तक रहेगा? तो देश को आप SC ST को सवर्ण से, सवर्ण को SC ST से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, मैं समझ नहीं पाता। जब लड़ा ही दोगे तो देश आप बचा कैसे पाओगे? आप 80-20 की बात तो करते हो, कभी जैन, मैं कह रहा हूं बड़े दावे के साथ, ऐतिहासिक रूप से, कि धर्म, दुनिया में धर्म अगर कोई है तो एक है, वो हिंदू धर्म है। उसे वैदिक कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन है एक ही धर्म, एक है, क्योंकि विज्ञान है, शास्त्र है, भूगोल है, सब कुछ उसमें है, इसलिए वो धर्म है। बाकी तो संप्रदाय है। तो जैन भी संप्रदाय है, सिख भी संप्रदाय है, बौद्ध भी संप्रदाय है, मुसलमान भी इस्लाम भी एक संप्रदाय है। अब संप्रदायों को संप्रदायों से लड़ाकर आप क्या हासिल करना चाहते हो? और किसी का तो नाम आप लेते नहीं। लेकिन मुसलमानों को आपने हवा बना रखा है, तो क्या सचमुच इस देश को मुसलमानों से खतरा है? वो मुसलमान कैसे हो गए? वो बेगाने कैसे हो गए? वो विरोधी कैसे हो गए? मैंने आपको उदाहरण दिया, अब देख लीजिए। मैंने परसेंटेज वाइज बताया, 0.01%। मुख्तार अहमद, मुख्तार और अतीक और ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स, वो भागा हुआ जो पाकिस्तान में जाके बैठा है, वो वगैरह वगैरह, सबको जोड़ लोगे तो भी 0.01% है। उन्होंने क्या बिगाड़ लिया? बिगाड़ा, लेकिन क्या बिगाड़ लिया? उतना नहीं बिगाड़ा देश का उतना सर्वनाश नहीं किया जितना आपके लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने। हम जिनके लिए कह रहे हैं वो भी हमारे अपने हिंदू भाई हैं, वो हमारे अपने हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम न्याय की बात जब करते हैं तो हमें न्याय से बोलना चाहिए, अन्याय से नहीं। किसी को बचाने के लिए किसी और को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। मोदी जी, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला है, और जो बोला है वो लिखित, जो लिखा था, जो इतिहास है, जो साक्ष्य है, उसके अनुसार बोला था। मुझे इस बात का अफसोस भी रहेगा, दर्द भी रहेगा कि आप मुझे अनायास जेल भेज दिए 3 दिन। मैं कभी भूलूंगा नहीं।
और उसके लिए आपको संन्यास ग्रहण करना होगा। इसके लिए धन्यवाद कि मैं 3 दिन वापस आ गया, और उसके लिए आपको संन्यास लेना होगा, राजनीति से लेना ही पड़ेगा। मोदी जी, जिन तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा, ये देश जिस दिन ये समझ जाएगा 80-20 की भाषा बोलना बंद कर देगा। और जो भी 80-20 की भाषा बोलता है उसे इस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और मैंने जो कहा उसे ऐतिहासिक तथ्य पे जांचना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं कोई क्या कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा मैं आपकी तरह भगवान भी नहीं हूं, आपकी तो पूजा वूजा होने लगी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। मैं तो जहां एक जगह से सुनता हूं, एक जगह से देखता हूं, एक जगह से पढ़ता हूं, कहीं इतिहास से निकालता हूं, कहीं भूगोल से देखता हूं, तो वही बात कहता हूं। मैं तो वही कहता हूं जो है, जो तथ्य जो सामने है। अन्याय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मात्र 5% में से कुछ लोगों को बचाने के लिए ये आप पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं, पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पूरे देश पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जो आज ये नारा देते हैं 80-20 का, कभी आपने उन पर कार्रवाई की? जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी उन पर आपने सवाल उठाया? जो गोली मारो का नारा देते हैं मंच से, कभी आपने उनको सजा दी? नहीं। मैं आपके खिलाफ नहीं बोलता कि आप मुझसे नाराज होकर के मुझे जेल भेज दिए, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलता, मैं एक तथ्य पेश करता हूं। मैं कभी ऐसा नारा नहीं लगाता गोली मारो, ये करो, वो करो, मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोलता। मैं तो तथ्य बोलता हूं, और वो तथ्य भी आपसे नहीं पचता। चलिए कभी आपसे इस तरह का संवाद करेंगे। हम और आप नरेंद्र मोदी जी रामदेव की कृपा से, कृपा नहीं कहेंगे, हमारा दुर्भाग्य था वो पीरियड, वो 4 साल कि हम रामदेव जैसे दलाल के लिए खड़े रहे, जिन्होंने सारी बातों को मिट्टी के गड्ढे में डाल दिया और आपके पिछवाड़े आपके पीछे जाकर खड़े हो गए। इस बात का हमें दुख है, लेकिन हम आपके सामने रहे हैं, और आपने सामने से वादा किया है, और आपने सामने से गला तराशी की है, आपने सामने से धोखा दिया है। गलत है। वो तस्वीरें आपको मिल जाएंगी ताल कटोरा स्टेडियम की, या और भी जहां हम रहे हैं, आप रहे हो, या वो पतंजलि का योगा सेंटर जहां आप मंच पर रहे हो, भले ही हम नीचे रहे हैं, बैठे हैं, वो अलग बात है। सीधे सीधे सीधे। लेकिन आपने जो वादा किया, वादा खिलाफी की। आपके वादा खिलाफी पर रामदेव तो नेपथ्य में चले गए, वो मैं समझता हूं। अगर रामदेव आज आवाज उठाएं, रामदेव अगर सच बोलने की कोशिश करें, तो वो भी जेल में मिलेंगे, आसाराम की तरह। इसलिए नहीं बोलते, बेचारे जो सुख है उसे तो छोड़कर नहीं जाना चाहते, पड़े हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं, कोई बात नहीं, उनसे मुझे कोई एतराज नहीं। भीख मांग करके जो इतनी बड़ा इंपायर खड़ा किया आपके सहयोग से, तो वो ऐश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। मोदी जी, देश के साथ न्याय कीजिए। मोदी जी, देश को प्रधानमंत्री बनकर के चलाइए, देश को गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर मत चलाइए, या तो फिर गुजरात चले जाइए। इसे प्रार्थना भी समझ लीजिए, इसे चैलेंज भी समझ लीजिए, इसे जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन कम से कम आपने निरपराध मुझे 3 दिन की जेल यात्रा करवाई है। मैं आपको उसके उपलक्ष्य में तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। आप फिर से जाइए उन हिमालय की तराइयों में, और फिर से अध्ययन कीजिए, और फिर लौट कर आना 2-5 साल के बाद, तब आपका दिमाग खुलेगा। आपको एक अध्ययन की जरूरत है, आपको एक अध्यात्म की जरूरत है, आपको
तब आप प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आप अभी प्रधानमंत्री नहीं, अभी आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। मैंने जो तथ्य आज रखे, जो तथ्य आपके सामने पेश किए, वो सिर्फ एक लिटरल है, मतलब लिखा हुआ है, सब जगह है, अवेलेबल है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाया। मैं अपने गुजरात के भाइयों से विनम्रता से क्षमा मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं कि मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन पूरा देश ये बात कहता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी है वो मुसलमान। हर बात आप भी कहे हो, आपके लोग भी कहे हैं, सब कहते हैं। वही बात मैंने आपके ही भाषा में, आपके ही तरीके से ये कही कि हर गुजराती चोर नहीं है, हर गुजराती बुरे नहीं है। लेकिन जो बुरे हैं, जो चोर हैं, जो डिफॉल्टर हैं, जो धोखेबाज हैं, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने देश को गरीब बनाया, जिन्होंने मजबूर किया देश को, जिन्होंने देश का इतना सर्वनाश किया, वो गुजराती हैं। 90% उसमें से गुजराती, बाकी और भी होंगे 10% में। बहुत लंबा वीडियो हो गया, माफ कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे इस तथ्य को आप अपने तरीके से भी चेक कर लेना, अगर सही लगे तो लोगों तक पहुंचाना। जय हिंद।